डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के गृह विज्ञान के अंतर्गत भोजन एवं पोषण के अंतर्गत हमने पिछले चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट के संगठन और वर्गीकरण के बारे में आपसे बात की और साथ ही हमने ग्लूकोज के बारे में आपको बताया, जिसमें हमने बताया कि ग्लूकोज जो है एक ऐसी सरलतम इकाई है, सबसे सरलतम शर्करा की इकाई है जो हमारे रक्त में भी पाई जाती है, जिसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है और अंगूर शर्करा भी कहा जाता है। ये जो हमारे रक्त में पाई जाती है उसकी जो मात्रा होती है 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml हमारे शरीर में ये पाई जाती है, जो कि सबसे सरलतम है। और इसकी अधिकता अगर हो जाए या इसकी कमी हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ये मधुमेह का एक बहुत बड़ा लक्षण होती है। अब हम आज बात करेंगे मोनोसेकेराइड्स के अंदर अन्य जो शुगर्स हैं उनके बारे में, डाइसेकेराइड्स के बारे में और पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज यानी वो शुगर जिसे हम फल शर्करा भी कहते हैं या फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, और यह सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है। ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रुक्टोज की जो मिठास होती है वो उससे डबल होती है, और शहद में जो इसकी मात्रा होती है बहुत ही अधिक पाई जाती है। इसके अलावा ये जो फ्रुक्टोज है, जब हमारा सुक्रोज जो डाइसेकेराइड्स है, जब वो पाचन होता है, जिसका पाचन होता है, जब वो ब्रेकडाउन होता है तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ही परिवर्तित होता है। तो जब हम डाइसेकेराइड्स पढ़ेंगे तो वापस इस फ्रुक्टोज को थोड़ा सा सम्मिलित करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी जो है गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज यानी दूध में पाई जाने वाली शुगर जिसे हम गैलेक्टोज कहते हैं। ये जो शर्करा है इसे दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, और दुग्ध शर्करा जिसे लैक्टोज कहते हैं, पाचन के बाद एक अणु लैक्टोज जो होती है पाचन के बाद हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्रदान करती है। तो ये जो शर्करा है, ये अगर जब दो शर्करा एक साथ मिल जाती है, दो इकाई एक साथ मिल जाती है, तो वो डाइसेकेराइड्स कहलाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डाइसेकेराइड्स के बारे में। डाइसेकेराइड्स जो है यानी जब दो मोनोसेकेराइड्स के दो अणु आपस में मिल जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो डाइसेकेराइड्स का वहाँ पर निर्माण होता है, और उस प्रक्रिया के द्वारा एक अणु जल का तथा एक अणु डाइसेकेराइड्स का निर्माण होता है। तो जब दो अणु ग्लूकोज के आपस में मिलते हैं, या एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु गैलेक्टोज का, या एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रुक्टोज का जब मिलता है, तो ये अलग अलग प्रकार के डाइसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पोषण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी डाइसेकेराइड्स बनते हैं, जैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें और उनके बारे में। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है सुक्रोज। इसके अलावा दूसरी जो डाइसेकेराइड है जिसे हम माल्टोज कहते हैं, और तीसरा होता है लैक्टोज शुगर। इन सभी के जो रासायनिक सूत्र होते हैं, यानी कंपोजिशन इसका है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, लेकिन जो रासायनिक सूत्र है उसके अंतर्गत वैसे तो अगर देखा जाए तो दो मोनोसेकेराइड्स जब जुड़ते हैं तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 होता है। तो दोनों को जब हम मिलाते हैं तो C12H24O11 होना चाहिए। लेकिन जब डाइसेकेराइड्स का दो मोनोसेकेराइड से निर्माण होता है तो एक अणु जल का बाहर निकलता है, जिसके कारण से इसका जो रासायनिक सूत्र है वो C12H22 और O11 होता है। डाइसेकेराइड्स की जो विशेषताएं होती है उसके अंदर हम बात करते हैं कि डाइसेकेराइड्स जल में घुलनशील होते हैं। पाचन एंजाइम की क्रिया से ये सबसे सरलतम इकाई, जब इनका पाचन होता है, जब हमारे शरीर में जाते हैं किसी भी रूप में और पाचन होता है, तो ये सबसे सरलतम इकाई मोनोसेकेराइड्स में परिवर्तित होते हैं। स्वाद में भी मीठे होते हैं, और डाइसेकेराइड्स की जो स्वाद है उनके सब में मिठास में भी अंतर होता है। अब हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज जो है, यानी जिसे गन्ने की शुगर भी कहा जाता है, या शुगर ऑफ शुगर केन कहा जाता है, या चुकंदर की शर्करा भी इसे कहा जाता है। सुक्रोज का जो निर्माण है गन्ने की रस और चुकंदर से किया जाता है। प्राप्ति के आधार पर इसे चुकंदर शर्करा या गन्ने की शर्करा भी कहा जाता है। यह गन्ने में 10 से 12% तथा चुकंदर में 12 से 18% पाई जाती है, और अल्प मात्रा में यह फलों में, शहद में तथा कुछ विशेष प्रकार की सब्जियों में भी पाई जाती है। तो ये जो फल शर्करा है सुक्रोज, तो ये जब इसका जब पाचन होता है तो ये परिवर्तित होती है एक अणु ग्लूकोज में और एक अणु फ्रुक्टोज में। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि सुक्रोज डिवाइड्स इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज,
या हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड्स जब आपस में मिलते हैं तो सुक्रोज का निर्माण करते हैं। तो सुक्रोज की जो विशेषताएं हैं, जैसे ये जल में घुलनशील है, रवे के रूप में मिलती है, इसे औद्योगिक विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। पाचन क्रिया के बाद ये सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे डाइसैकेराइड्स की, जो कि मोनोसैकेराइड है। अब ये जो मोनोसैकेराइड है इसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है या जई की शर्करा भी कहा जाता है। ये जो माल्ट शुगर है ये अंकुरित अनाजों में जौ, रागी, गेहूँ आदि से बनाया जाता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहती है, बल्कि इससे स्टार्च पर हुए एंजाइम की क्रिया से बनाया जाता है। तो ये जो माल्टोस है यानी अनाज की जो स्टार्च है, इसके ऊपर अमाइलेस एंजाइम जो हमारा पाचन रसों में पाया जाता है, ये एंजाइम अनाज के स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है पाचन के बाद। और ये जो माल्टोज है छोटी आंत में जा कर के और 2 अणु ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यानी जब माल्टोज का पाचन होता है तो 2 अणु ग्लूकोज के मिलते हैं, या ये कह सकते हैं कि 2 अणु जब एक साथ मिलते हैं तो वो माल्टोज का निर्माण करते हैं। तीसरी जो शर्करा है जिसे कहा जाता है लैक्टोज शर्करा, या जिसे हम दूध की शर्करा जो है उसके नाम से भी इसे जानते हैं। यह जो लैक्टोज शर्करा है यह दूध में पाई जाती है, और माँ के दूध में जो लैक्टोज की मात्रा होती है और गाय, भैंस और बकरी के दूध की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। माँ के दूध में 6 से 7% लैक्टोज पाया जाता है, जबकि गाय के दूध में यह 4.5 से लेकर और 5% तक ही उपस्थित होता है। लैक्टोज शर्करा जो है वनस्पति जगत में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये दूध की शर्करा है, वनस्पति जगत में नहीं पाई जाती है। स्तन ग्रंथियों यानी जो मैमरी ग्लैंड्स हैं उसमें लैक्टोज का निर्माण रक्त में उपस्थित ग्लूकोज का जो संश्लेषण होता है, उसका जो सिंथेसिस होता है, उसके कारण होता है। लैक्टोज जो है लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, जैसे माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में और सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में पाचन के बाद मोनोसैकेराइड में परिवर्तित होते हैं, वैसे ही लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जब लैक्टोज का डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का निर्माण होता है। ये जो लैक्टोज की है उसकी कुछ विशेषताएं भी होती है, जैसे ये जल में घुलनशील कम घुलनशील होता है, अन्य शर्कराओं की अपेक्षा कम मीठी होती है। यानी ये कह सकते हैं कि सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत सबसे मीठी शर्करा होती है और स्वीटेस्ट, और लैक्टोज जो है लीस्ट होती है, यानी सबसे कम मीठी जो होती है तीनों में से वो लैक्टोज होती है। अब हम आज बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स यानी जब बहुत सारे अणु जब मिलते हैं ग्लूकोज के तो ये पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। तो पॉलीसैकेराइड जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं। वनस्पति जगत स्टार्च जो है इसकी प्राप्ति का मुख्य साधन है। पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, जैसे हमने पहले बताया जो क्लासिफिकेशन के अंदर स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, पैक्टिन है इत्यादि आते हैं। इसमें 3 या 3 से अधिक शर्करा की सरल इकाइयाँ होती है। यह जल में बहुत ही कम घुलती है। इसका यह गुण पौधों की वृद्धि और विकास के लिए भी ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी होता है। अब ये जो पॉलीसैकेराइड्स है इसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे स्टार्च की, इसके अंदर बात करेंगे सेलुलोज की, पैक्टिन की और ग्लाइकोजन की। अब जो स्टार्च की विशेषताएं होती है इसमें 2 इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो इसकी होती है, एक तो जिलेटिन का निर्माण, जेल जैसे गाढ़े पदार्थ का लईज का निर्माण करना, और दूसरा डेक्स्ट्रिनाइजेशन। तो हमने ये देखा है कि ये जो स्टार्च होते हैं, जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये पानी के अंदर अघुलनशील होती है, ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। और जैसे ये स्टार्च जो है जैसे आटे में पाया जाता है, जब हम आटे को घोलते हैं तो आटा जो है बिल्कुल भी पानी में नहीं घुलता है, ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलता है। लेकिन जैसे ही हम इसको गर्म पानी में डालते हैं तो ये एक लई जैसा पदार्थ फॉर्म करता है जिसे जिलेटिनीकरण कहा जाता है। यानी ये जो ठंडे जल में अघुलनशील हैं, उबलते जल में ये पानी को अवशोषित करके अपने भीतर आत्मसात कर लेते हैं और ये फूल जाते हैं। फूलने के कारण ये मुलायम हो जाते हैं और इनकी दीवारें फट जाती हैं, और जिसे ये गाढ़ा घोल जो तैयार होता है, जिसे जेली के समान होता है, ये तैयार हो जाता है और इस प्रक्रिया को जिलेटिनीकरण कहा जाता है। ये जो जिलेटिनीकरण है
यानी एक जेल जैसे गाढ़े घोल का निर्माण होना गर्म पानी के साथ। इसके अलावा स्टार्च जो है हमारे बॉडी के अंदर पाचन के बाद अमाइलोस और अमाइलोपैक्टिन से मिलकर के बना होता है, और अमाइलेस एंजाइम की उपस्थिति में, यानी स्टार्च के अंदर जो अमाइलेस है वो डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित होता है, और ये डेक्स्ट्रिन जो है जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, सबसे पहले स्टार्च है टाइलिन जो कि लार में प्रेजेंट होता है, उसमें ये डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित होता है। यानी जब भी हम रोटी वगैरह खाते हैं जिसके अंदर स्टार्च पाया जाता है तो ये सबसे पहले डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित होता है। और स्टार्च जो है इंटेस्टाइन के अंदर अमाइलेस एंजाइम जो होता है उसकी उपस्थिति में डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित होता है और फिर माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये माल्टोज वापस से माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। यानी स्टार्च का पाचन जब होता है तो हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये हम देख सकते हैं कि स्टार्च जो है का सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज होता है। इसके अलावा दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है डेक्स्ट्रीन, यानी जब स्टार्च जो है उसको सेका जाता है, जैसे हम गेहूं को कई बार सेकते हैं, आटे को कई बार सेकते हैं, तो उसका जो रंग है यानी ड्राई हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब हम वेट देते हैं, गीली देते हैं, तो वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है, जेल टाइप पदार्थ में, और जब हम उसको ड्राई में करते हैं तो उससे उसका जो कलर होता है चेंज हो जाता है। उस प्रक्रिया को डेक्स्ट्रीनीकरण कहा जाता है। तो ये जो डेक्स्ट्रीनीकरण है, और इसके अलावा जो डेक्स्ट्रीन है इसका निर्माण अमाइलेस एंजाइम के द्वारा पाचन के बाद भी ये डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित होता है, और डेक्स्ट्रीन जो है माल्टोज में होकर के और ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा ग्लाइकोजन के बारे में। ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो है जिसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, या इसे एनिमल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, क्योंकि ये जानवरों के जो हमारे जो लीवर है उसके अंदर पाया जाता है। अब ये जो पेड़ पौधों में बिल्कुल अनुपस्थित होता है, यह जीवित मानव और जानवरों के यकृत और मांसपेशियों में ही पाया जाता है। क्योंकि जब हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में ग्लूकोज का सेवन करते हैं, तो ये हमारे शरीर में जाकर के ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और यकृत और मांसपेशियों में जाकर के स्टोर हो जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर यही ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो इसलिए हम इसे एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है रक्त में अधिकता होने पर ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, और अगर कमी हो जाती है तो ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है। अब ये सेल्यूलोज इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक तो हमारे शरीर में इसको पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब इसको पचाने वाला एंजाइम सेल्यूलोज होता है, ये केवल जानवरों में ही पाया जाता है। इसीलिए जब हम फाइबर खाते हैं, ये सेल्यूलोज रेशों में पाया जाता है। ये जो बाहर वाली जो छाल होती है, रेशेदार जो होते हैं फल और सब्जियों के छिलकों के अंदर, और इसके अलावा जो छालें होती हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। तो इसको पचाने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं, ये ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से जब हम सलाद खाते हैं तो सलाद, क्योंकि जिसमें अंदर रेशा होता है, वो नहीं पचता है, लेकिन इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो ये हमारी क्रमानुकुंचन गति को नियमित करने में आवश्यक होता है, जिसके कारण से पेट साफ रहता है, मल का निष्कासन आसानी से हो जाता है। तो ये हमारे शरीर में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा सेल्यूलोज जो होता है अघुलनशील होता है, इसका पाचन नहीं होता है, यह मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। परंतु जानवरों, बकरी, गाय, भैंस आदि जो होते हैं उसमें सेल्यूलोज को विभक्त करने वाला जो जीवाणु है वो पाए जाते हैं, जो सेल्यूलोज को ऊर्जा में बदल देते हैं। तो हमने ये बताया कि आटे के चोकर है, जितने भी छिलके हैं, दालों के छिलके, फलों के छिलके, गाजर, मूली, चुकंदर आदि जो है, खीरा, ककड़ी, इनके अंदर काफ़ी मात्रा में सेल्यूलोज उपस्थित होता है। ये जो सेल्यूलोज है, इसके अलावा इसका जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये जब क्रमानुकुंचन गति को नियमित करता है, उसको इंक्रीज़ करता है, तो ये कई रोगों में भी सहायता करता है। जैसे क्योंकि एनर्जी का उत्पादन नहीं करता है, तो ये मोटापे को कम करने के लिए, डायबिटीज़ को कम करने के लिए, इसके अलावा कैंसर आदि को ठीक करने के लिए भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो पैक्टिन है, ये जो एक और पॉलीसैकेराइड है
जो कुछ पके हुए फलों और छिलकों एवं कुछ जड़ वाली सब्जियों में ही पाया जाता है। पके और फलों के छिलकों के ठीक नीचे ही उपस्थित होता है और जानवरों के हॉर्न तथा खुर में ये बहुतायत से मिलता है। इसका शरीर में न तो पाचन होता है और न ही इसका कोई कैलोरी मूल्य भी है, परंतु फल उद्योग में इसका जो महत्वपूर्ण स्थान होता है ये जेली बनाने के लिए उपयोगी होता है। जैम इससे काफ़ी स्वादिष्ट बनता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा में ये है अमरूद में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है और ये जेली और जैम जेली बनाने के लिए काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसके सोर्सेज के बारे में हम बात करें तो ज़्यादातर, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सोर्सेज को जब हम डिवाइड करते हैं तो सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। यानी हम एनिमल सोर्सेज में कौन से उसमें पाया जाता है और प्लांट में कहाँ पाया जाता है। तो हम ये देखें तो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो वनस्पति स्रोतों में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमने कहा ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन एनिमल कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा लैक्टोज एनिमल कार्बोहाइड्रेट है जो कि दूध के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे गेहूं अनाजों में पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, रागी, जौ ऐसे जो होते हैं। इसके अलावा दालों में शक्कर, गुड़, खांड, बूरा, शहद, जड़ वाली सब्जियां, आलू, शकरकंदी, जिमीकंद, अरबी, चुकंदर, सूखे फल जैसे किशमिश, अंजीर आदि जो है, खजूर, नाशपाती, मूंगफली, काजू, खोया, पनीर इत्यादि के अंदर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मात्राएं दी हुई है, जैसे हम देखें शक्कर में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, यानी रिच सोर्स, सबसे ज़्यादा रिच सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट का शक्कर है, जिसके अंदर 99.4% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसका कि कैलोरी मूल्य, क्योंकि हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हम देखें तो शक्कर अगर 99.4 है तो इसका जो कैलोरी मूल्य होता है 398 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम। गुड़ का जो है 95% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसका कैलोरी मूल्य 380 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम है। शहद जो है 79% कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब 355 किलो कैलोरी जो है इसका मूल्य है 100 ग्राम में पाया जाता है। इस तरह से हम गेहूं में देखें तो गेहूं का जो आटा है 69.4% कार्बोहाइड्रेट है, जिसका कैलोरी मूल्य 100 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें 348 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। केले के अंदर हम देखें तो 24.7% जो है कार्बोहाइड्रेट है, जिसके कारण से एक एवरेज 100 ग्राम केले के अंदर जो कैलोरी मूल्य होता है 102 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम होता है। तो इस तरह से हम देखें तो कैलोरी, इसके अलावा जो है गाय का दूध है उसमें 4.4 होता है, जिससे 67 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो मैक्सिमम जो है ये वनस्पति स्रोतों के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के जो कार्य हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे।